दोपहर के खाने का वक्त है। एक आम सा घर और बच्चे माँ बाप सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। हाँ, जैसे हर घर में होता है। वही तो। पर तभी 12 साल का एक लड़का अचानक अपनी थाली थोड़ा आगे सरकाता है। अच्छा। वो अपने माँ बाप की तरफ देखता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि माँ पिताजी, मैं दीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। बाप रे, सन्नाटा छा गया होगा कमरे में तो। बिल्कुल। आज के वक्त में देखा जाए तो 12 साल के बच्चे अकेले स्कूल जाने से कतराते हैं, और ये बच्चा अपना घर छोड़कर हिमालय की बर्फीली वादियों में संन्यास लेने की बात कर रहा है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। तो आज के इस गहरे अध्याय में हम एक ऐसी ही सच्ची और असाधारण यात्रा पर चर्चा करने वाले हैं। दस्तावेज का नाम है जीवन का रहस्य, एक योगी की अद्भुत यात्रा। एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है ये। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मुख्य लक्ष्य यही समझना है कि आखिर शांति मिलती कहाँ है। क्या ये सिर्फ पहाड़ों की गुफाओं में छिपी है, या इसका हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और दफ्तर की टेंशन्स के बीच भी कोई वजूद है? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस दस्तावेज की शुरुआत अपने आप में ही कितनी अजीब और दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर ना ऐसी आध्यात्मिक कहानियां किसी बहुत बड़े संत या महात्मा से शुरू होती हैं। सही बात है। जिनके आसपास पहले से ही एक चमत्कारी आभा हो। वही तो। पर यहाँ कहानी एक बिल्कुल आम से दिखने वाले बच्चे की है। चिन्नू नाम का ये लड़का उस दोपहर के खाने वाले दिन से बहुत पहले ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग दिशा में सोचने लगा था। मेरा दिमाग तो ये सोचकर ही घूम रहा है कि एक 8-9 साल के बच्चे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। जब उसकी उम्र के बच्चे खिलौनों के टूटने पर रोते थे या गलियों में क्रिकेट खेलते थे ना, तब चिन्नू अपने घर के आंगन में अकेला बैठा रहता था। बिल्कुल शांत। हाँ, वो बस चिड़ियों की उड़ान को देखता और पेड़ों की हवा से सरसराहट सुनता रहता था। और उसके सवाल सुनिए जरा। क्या सवाल थे उसके? वो पूछता था कि हम इस दुनिया में कहाँ से आए हैं, ये आसमान कहाँ जाकर खत्म होता है, और मरने के बाद इंसान आखिर चला कहाँ जाता है। 8 साल की उम्र में ऐसे सवाल? हाँ, आमतौर पर घर वाले इन बातों को बच्चा बुद्धि समझकर हंस देते थे, जो कि स्वाभाविक भी है। वही ना। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास में स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा हो, सब खेल रहे हो और एक बच्चा टीचर के पास जाकर आत्मा और परमात्मा की इक्वेशन सॉल्व करने को कह रहा हो। सही कंपैरिजन दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या 8 साल की उम्र में इतनी गहरी एग्जिस्टेंशियल बेचैनी होना सच में नॉर्मल है? देखिए, अगर हम मानव मनोविज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि ये बेचैनी असल में मानवता की मूल जिज्ञासा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में जब ऐसे सवाल उठते हैं ना, तो समाज और परिवार उन्हें दबा देते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो। बिल्कुल। या फिर कहते हैं कि बड़े होकर समझ जाओगे। ऐसे हम उस जिज्ञासा को मार देते हैं। सही कहा। पर चिन्नू के अंदर की चेतना अलग थी। उसके आसपास की भौतिक दुनिया जैसे खिलौने और खेलकूद उसके अंदर के खालीपन को भर नहीं पा रहे थे। उसकी फ्रीक्वेंसी ही अलग थी। वही तो। वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर था जो आम दुनियादारी से मैच नहीं कर रही थी। और यही लगातार बेचैनी एक दिन उस आंगन में होने वाली एक अलौकिक घटना की वजह बनती है। वो आंगन वाला वाकया वाकई किसी रोचक थ्रिलर से कम नहीं है, मुझे तो लगता है। कैसे? एक शाम जब धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा था, चिन्नू सदियों पुराने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। माहौल बिल्कुल शांत होगा। एकदम शांत। और तभी अचानक वहां एक सन्यासी आते हैं। उनका हुलिया बड़ा ही प्रभावशाली था। दस्तावेज में बहुत अच्छे से बताया उनके बारे में। हाँ, लंबी सफेद दाढ़ी और बालों में गहरी जटाओं का मुकुट। और गिरवा लिबास। बिल्कुल। और गले में रुद्राक्ष की बहुत भारी माला थी। उनकी आंखों में ऐसी ठहराव वाली चमक थी जैसे उन्होंने सदियों का वक्त देखा हो। बहुत डीप बात है। वो सन्यासी बिना कुछ कहे चिन्नू के पास आते हैं और अपना हाथ उसके सर पर रख देते हैं। सिर्फ हाथ रखते हैं? हाँ, और उस एक स्पर्श से उस बच्चे के पूरे जिस्म में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। सन्यासी बस इतना कहते हैं कि तुम अब तैयार हो बच्चे, जब भी तुम्हारा मन हो हमारे पास चले आना। और फिर वो अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी और जादू जैसा नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है, पर आखिर वो स्पर्श क्या था जिसने एक 8 साल के बच्चे को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया? यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये जादू या चमत्कार सुनने में जरूर लग सकता है, पर इसका मैकेनिज्म बड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे? अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझें, इसे हम शक्तिपात या ऊर्जा के संचार के रूप में देख सकते हैं।
इसको ना इस तरह समझिए कि मान लीजिए एक रेडियो है जो किसी गलत फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है। हाँ, और उसमें से शोर आ रहा है। बिल्कुल, स्टैटिक है, शोर की आवाज आ रही है। चीनू का दिमाग उन हजारों सवालों के शोर से भरा था। उस सन्यासी का स्पर्श किसी जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं था, बल्कि उस रेडियो के नॉब को घुमाकर सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसा था। एकदम सही पकड़ा। एक सोई हुई चेतना, या कहें कि एक उलझी हुई चेतना को अचानक स्पष्ट दिशा मिल गई। वो ठंडक जो उसने महसूस की, वो उस शोर के अचानक शांत हो जाने की फीलिंग थी। अरे वाह! और सन्यासी का वहां से चले जाना ये बताता है कि गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, उस पर चलने का समय और निर्णय दोनों शिष्य को खुद लेने होते हैं। और चीनू ने वो निर्णय लेने में पूरे 4 साल लगा दिए। जिससे हम वापस उसी दोपहर के खाने वाले दृश्य पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। 12 साल का चीनू। हाँ, 12 साल का चीनू, जिसके दिमाग का रेडियो अब क्लियर हो चुका है, फैसला सुनाता है कि वो कैलाश जा रहा है। जाहिर है माँ का रोना धोना शुरू हो गया। और पिताजी का डरना भी स्वाभाविक था। वही तो, कैलाश कोई बच्चों के खेलने की जगह थोड़ी है। पर उसकी दृढ़ता इतनी पक्की थी कि आखिरकार परिवार को इजाजत देनी ही पड़ी। फिर वो पैकिंग कैसे करता है? उसने एक छोटा सा झोला लिया। अब जिसने सफर किया हो उसे पता है कि पहाड़ पर लोग कितनी भारी पैकिंग करते हैं, पर इस बच्चे के झोले में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, थोड़े से रुपए और माँ के हाथ का बना थोड़ा सा खाना था। बस इतना ही। बस। और हिमालय के उस ठंडे और थका देने वाले रास्ते को पार करते हुए वो आखिरकार एक आश्रम पहुंचता है। वहां पहुंचना उस बच्चे का पहला विशुद्ध रूप दिखता है हमें। उस सफर की थकावट और वो कठिन चढ़ाई, ये सब किसी आम इंसान की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है। बिल्कुल सही बात है। उसका गला सूख रहा था। आश्रम के बाहर खड़े होकर वो पूरी ताकत लगाकर पूछता है, कोई है? पानी मिलेगा? और तभी दरवाजा खुलता है और वही आंगन वाले बाबा, वही सन्यासी बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो बस इतना कहते हैं, आने में थोड़ी देर कर दी। ये लाइन अपने आप में बड़ी गहरी है यार। हाँ, पर अब इस पूरी कथा में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो हजम करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन? दस्तावेज से पता चलता है कि वो योगी बाबा करीब 600 साल पुराने हैं। 600 साल? हाँ। अब चलिए एक पल के लिए हम इस 600 साल वाली बात को साइड में भी रख दें, क्योंकि आश्चर्य की बात सिर्फ उनकी उम्र नहीं है, बल्कि वो तरीका है जो उन्होंने इस बच्चे की साधना के लिए चुना। हाँ, अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस यात्रा का। अगले 10 साल तक चिनू कैलाश की उस बर्फीली और हड्डियां जला देने वाली ठंड में साधना करता है। पर जब हम साधना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक इमेज बनती है ना, एकदम, कि कोई आंखें बंद करके गुफा में ध्यान लगा रहा है। वही। पर चिनू की साधना आखिर क्या थी? आश्रम के सारे कपड़े धोना, उन्हें बर्फीली हवाओं के बीच सुखाना और आसपास के गांव से भिक्षा मांग कर लाना। 10 साल तक यही करता रहा वो। हाँ, 10 साल तक। और इस बात पर मैं सख्त पुशबैक देना चाहती हूँ। 10 साल तक कपड़े धोना और भिक्षा मांगना, क्या वाकई ज्ञान प्राप्ति का यही रास्ता है? आपको क्या लगता है? शांति और आध्यात्मिक तलाश में झूठे बर्तन या गंदे कपड़े धोने का आखिर कनेक्शन कहाँ से बन गया? मुझे तो ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जैसा लग रहा है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है वैसे। आम दृष्टि से देखें तो सच में ये किसी बच्चे से मजदूरी करवाने जैसा लगता है ना? पर अगर हम इसकी बैक इंजीनियरिंग करें तो समझ आएगा कि गुरु दरअसल आखिर किस चीज को तोड़ रहे थे वहां। किस चीज को तोड़ रहे थे? देखिए, ज्ञान या परम शांति तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अहंकार या ईगो होता है। ईगो। एक 12 साल का लड़का जो सब कुछ छोड़कर इतनी हिम्मत दिखाकर हिमालय पहुंचा है, उसके अंदर एक सुषुप्त अहंकार पनप सकता है कि मैं बाकी सबसे अलग हूं। ओ अच्छा, कि मैं आम नहीं हूं, मैं एक महान त्यागी हूं। समझ गई, मतलब वो मैं हीरो हूं वाला कॉम्प्लेक्स आ सकता है उसमें। बिल्कुल, वो हीरो कॉम्प्लेक्स। उस हीरो कॉम्प्लेक्स को तोड़ना बर्फ में ध्यान लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। सही बात है। जब आप किसी ऐसी जगह कपड़े धोते हैं जहां पानी हाथ जला देता हो ठंड से, और जब आप जो खुद को एक महान सन्यासी समझने लगे हैं किसी गांव वाले के दरवाजे पर हाथ फैलाकर खड़े होते हैं और वो आपको झड़क देता है, हाँ, तो वो आपके अंदर की स्पेशल होने की फीलिंग को चकनाचूर कर देता है। ये हुई ना बात। ईगो एक बहुत कठोर पत्थर की तरह होता है। कपड़े धोना, भिक्षा मांगना और छोटे छोटे काम करना, ये वो झरना है जो लगातार उस पत्थर पर गिरता रहता है, सालों तक गिरता रहता है, जब तक कि वो पत्थर घिस घिस कर रेत न बन जाए। ये आत्मा को विनम्र बनाने की और अहंकार को पूरी तरह मार देने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, जहां पर परम शांति आकर रुक सके। क्या समझाया है आपने। मतलब
फिजिकल काम के जरिए उसकी इंटरनल क्लीनिंग हो रही थी वहां। ईगो का जीरो होना सबसे जरूरी था। एकदम सही। और इस 10 साल की कठोर तपस्या के बाद उस अहंकार को घिस घिस कर रेत बनाने के बाद आखिरकार नतीजा मिलता है। क्या होता है फिर? उस लड़के का मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उसे अपने उन सभी मूल प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं जो उसने 8 साल की उम्र में उस आंगन में पूछे थे। चिड़ियों को देखते हुए। हाँ, वही सवाल। यहां तक कहानी पढ़कर ना मुझे लगा कि चलो मिशन अकम्प्लिश्ड, मंजिल मिल गई अब। पर कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, तभी कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसका अंदाजा शायद चिन्नू को खुद भी नहीं रहा होगा। बर्फ पर पड़ती हुई सुनहरी रोशनी के बीच एक दिन गुरु उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उनका काम अब पूरा हो गया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिसका जवाब गुरु के उस आदेश में है। हाँ, गुरु कहते हैं कि अब तुम यहाँ से वापस अपने घर जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और एक अच्छे इंसान होने के सभी फर्ज और कर्तव्य निभाओ। बाप रे। उन्होंने कहा कि संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर मोह माया से मुक्त रहना ही असली संन्यास है। मेरा तो दिमाग चकरा गया ये पढ़ के। किसी का भी चकरा जाएगा। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आपने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, वहाँ की शांति और नज़ारों को महसूस किया। आप वहाँ सेटल हो गए। हाँ, वहाँ के एनवायरनमेंट के आदी हो गए आप। और तभी किसी ने आकर कहा कि बहुत बढ़िया बेटा, चलो अब वापस नीचे चलो और शहर के ट्रैफिक में फंसकर सुबह 9 से 5 एक्सेल शीट पर डेटा एंट्री करो। ये बहुत तगड़ा उदाहरण दिया आपने। सोचकर देखिए ऐसी सिचुएशन में उस इंसान पर क्या बीती होगी। दस्तावेज में आगे बताया गया है कि उसने बहुत भारी मन से आदेश माना। वो वापस उस मटेरियलिस्टिक दुनिया में आया। उसने आज्ञा का पालन किया। हाँ, उसकी सफेद बालों वाली माँ उसे देखकर रोए और उसे गले लगाया। फिर चीनू ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की, नौकरी ढूंढी और 5-6 साल में अपनी लगन से एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। पर यहाँ मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इतनी परम शांति, कैलाश का सन्नाटा महसूस करने के बाद कॉर्पोरेट दुनिया के कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और डेडलाइंस, बॉस की डांट, हाँ बॉस की डांट, इन सब का हिस्सा बनना उसके लिए घुटन भरा नहीं रहा होगा? मैं सोच रही थी कि क्या ये उसके लिए एक तरह का टॉर्चर नहीं है? देखिए, टॉर्चर लगता जरूर है क्योंकि हम लोगों ने सन्यास को सिर्फ एस्केपिज्म या भागने का नाम दे दिया है। पर यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। कैसे? इसको ऐसे देखिए, गुफा के अंदर ध्यान लगाना एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, एक लैब एक्सपेरिमेंट की तरह। वहां सब शांत रहता है। वहां आपको गुस्सा दिलाने वाला कोई बॉस थोड़ी है, आपसे झगड़ा करने वाला कोई पड़ोसी नहीं है, आपका क्रेडिट लेने वाला कोई ऑफिस का कॉलीग नहीं है। वहां तो सिर्फ बर्फ है। तो गुफा में शांत रहना बहुत आसान है क्योंकि वहां कोई ट्रिगर ही नहीं है जो आपकी शांति को तोड़े। अच्छा, मतलब कैलाश सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, फील्ड टेस्टिंग तो आके शहर में ही होनी थी। बिल्कुल वही तो गुरु उसे बताना चाहते थे। अगर तुम्हारी शांति किसी एक्सेल शीट के बिगड़ने से या बॉस के चिल्लाने से टूट जाती है ना, तो सच्ची शांति नहीं थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन था। हाँ, वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो गुफा के सन्नाटे पर डिपेंड करता था। असली परीक्षा तो बोर्ड मीटिंग्स की उस भागदौड़ में होती है। सही बात है। असली संन्यास वही है जहां प्रेशर कुकर जैसी डेडलाइंस हो और उस शोर के बीच भी तुम्हारा अंदर का कैलाश उतना ही ठंडा और उतना ही स्थिर रहे। अरे वाह! गुरु ने उसे दुनिया से दूर नहीं किया, बल्कि एक सन्यासी को दुनिया को फेस करना सिखाया। असल में संसार में रहकर मोह माया से मुक्त रहना। हाँ, इस लाइन का मतलब यही है कि आप मैनेजर की कुर्सी पर बैठें और टारगेट पूरे करें, पर अगर प्रमोशन नहीं मिलता या कंपनी लॉस में जाती है, वही तो, वो चीज आपके अंदर के ठहराव को ना हिला सके। जिम्मेदारी पूरी लेना, पर उसके अंजाम से इमोशनली चिपके ना रहना। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव लग रहा है मुझे कि सन्यासी होने के लिए गेरुआ कपड़े और जटाऊ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप एक 3 पीस सूट पहनकर कॉर्पोरेट ऑफिस के 15वें फ्लोर पर बैठकर भी सन्यासी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इस थ्योरी का सबसे खूबसूरत और सबसे रियल लाइफ उदाहरण हमें इस कथा के आखिरी हिस्से में देखने को मिलता है। हाँ, वहाँ हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से शुरू हुई ये कहानी अब गुरुग्राम के एक आधुनिक और हाई राइज अपार्टमेंट में आकर ठहरती है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए आप, अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। वही तो, सोचिए ना, एक तरफ कैलाश की गुफा की ठंड और दूसरी तरफ गुरुग्राम का ट्रैफिक और ग्लास की बिल्डिंग वाला एक आम सा फ्लैट। जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, आज चीनू वहाँ एक शांत और सक्सेसफुल जिंदगी बिता रहा है। उसकी पत्नी एक बहुत ही प्रतिभाशाली
मतलब टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अच्छा। और वो चिनू के इस शांत स्वभाव और उसकी बीती हुई उस यात्रा को पूरी गहराई से समझती हैं। उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसका छोटा भाई है और सब एक साथ प्यार से रहते हैं। एक भरा पूरा परिवार है उसका। वहाँ दस्तावेज में एक बहुत ही दिल छू लेने वाले दृश्य का जिक्र आता है। एक शाम को हल्की हल्की बारिश हो रही थी वहाँ। माहौल बहुत सुहाना होगा। बहुत सुहाना। पूरा परिवार उस हाई राइज अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा हुआ है। सामने टेबल पर गरम चाय और पकौड़े रखे हैं। क्या बात है। सब लोग मिलकर ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं और यहाँ तक कि जीवन के रहस्यों पर मजाक मजाक में अपनी राय शेयर कर रहे हैं आपस में। आप इस दृश्य की गहराई पर ध्यान दीजिए। एक तरफ बर्फीली पहाड़ियों का वो सन्नाटा जहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर होती है। हाँ। और दूसरी तरफ बैल्कनी में चाय पकौड़ों की महक और अपनों का साथ। देखा जाए तो इन दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क लगता है आम लोगों को। बिल्कुल लगता है। पर किसी आध्यात्मिक रूप से जागरूक इंसान के लिए ना दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही चमत्कार के या कहें कि एक ही अस्तित्व के दो अलग अलग फ्लेवर हैं। वही चीनू भी वहां महसूस करता है। चाय की एक चुस्की लेते हुए वो उस हंसी खुशी वाले माहौल को देखता है और सोचता है कि जिंदगी का असली रहस्य आखिरकार क्या है। क्या सोचता है वो? वो सोचता है कि क्या किसी अंधेरी गुफा में अकेले बैठना ही रहस्य है? नहीं, बल्कि इन्हीं आम जिम्मेदारियों को बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के पूरे प्यार और समर्पण से निभाने में है। बहुत खूब। उसका मानना है कि जो शांति और सत्य कैलाश की उन ऊंचाइयों पर था, बिल्कुल वही सत्य, वही सच उसके परिवार के इस छोटे से हंसी मजाक में भी शामिल है। सही बात है। न गुफा श्रेष्ठ है, न बैल्कनी कमतर। और इस पूरे कथा का अंत एक ऐसी सदियों पुरानी कहावत जैसी लाइन से होता है जो सीधे दिमाग में आके बस जाती है। वो कौन सी लाइन है? लाइन ये है कि जीवन का रहस्य जो जाने वो भी सुखी और जो ना जाने वो भी सुखी। वाह। पर आखिर इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या निकलता है? ये सुनने में तो थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है कि अगर कोई कुछ नहीं जानता तो वो सुखी कैसे हो सकता है? इसे अगर हम डिकोड करें ना तो ये आध्यात्म की सबसे बड़ी एरोगेंस को तोड़ने वाली लाइन है। सच में। कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि जो ध्यान करता है या जो स्क्रिप्चर्स पढ़ता है वही सुपीरियर है और वही अंदर से शांत हो सकता है। आमतौर पर यही माना जाता है। पर चिन्नू की यात्रा हमें बताती है कि आध्यात्म और आम जिंदगी की सिंप्लिसिटी आपस में जुड़ जुड़कर ही पूरी होती हैं। जो जाने वो सुखी, इसका मतलब है वो लोग जो इस मूल ज्ञान को समझ चुके हैं, जिनका ईगो बिल्कुल खत्म हो गया है और जो बिना किसी आसक्ति के अपना काम कर रहे हैं। वो तो ज़ाहिर है सुखी ही होंगे। हाँ, वो तो एक डीप स्टेट ऑफ पीस में है ही। लेकिन जो न जाने वो भी सुखी। ये लाइन किसके लिए है? उसके परिवार के लिए होगी। बिल्कुल, ये लाइन उसके परिवार के लिए है, या कहें तो हम आम लोगों के लिए है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए बिना किसी शर्त के प्यार से खाना बना रही है। हाँ। एक भाई जो अपने छोटे भाई के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रहा है बिना बताए। वही तो। या परिवार जो बैल्कनी में बैठकर बस एक दूसरे से प्यार बांट रहा है, भले ही उन्होंने कभी कैलाश नहीं देखा, भले ही उन्होंने 10 साल प्रेस कपड़े नहीं धोए ठंड में। एग्जैक्टली। पर वो जो निष्काम प्रेम और अपना फर्ज निभा रहे हैं ना, वो भी उन्हें उस परमानेंट, उस पीस का हिस्सा बना देता है अपने आप। अब क्या समझाया है आपने? भेदभाव की मैं स्पिरिचुअल हूं और तुम माम हो, ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। आत्मा के लेवल पर चाहे आप ध्यान में बैठें या किसी से अनकंडीशनल लव करें, आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं हमेशा। क्या बात है यार। मतलब हिमालय की शांति को अपने अंदर लाना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप पूरी उम्र हिमालय में ही गुजार दें। एकदम सही। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरी चर्चा से उभर कर आने वाला सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि इंसान को परम शांति या अल्टीमेट ट्रूथ पाने के लिए अपनी जिंदगी, अपने फर्ज और परिवार से भागने की कोई जरूरत नहीं है। भागना तो हल है ही नहीं। वही ना, संन्यास का मतलब जंगल में जाना नहीं होता, बल्कि संसार में रहकर जंगल जैसी शांति अपने अंदर बनाए रखना है। सही मायने में देखा जाए तो कर्मा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बना लेना चाहिए। अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को बिना मोह माया, बिना ईगो और पूरे प्यार से निभाना ही शायद आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे बड़ा संन्यास है। बिल्कुल। अपने हिस्से का काम, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का, उसे पूरी ईमानदारी से करना, पर उसके नतीजे को अपने ईगो का हिस्सा ना बनने देना, यही सच में एक योगी की जिंदगी जीना है। तो इस गहरे अध्ययन को समेटते हुए मैं चाहती हूँ कि हम सब एक नए और थोड़े से अनकंफर्टेबल सवाल पर विचार करें। हाँ, बताइए। सोचिए,
अगर 10 साल हिमालय की चोटी तक पहुंचने में हड्डी गला देने वाली ठंड में साधना करने के बाद और सदियों पुराने ज्ञान को पाने के बाद भी अगर एक सन्यासी के सफर का आखिरी चरण वापस इस दुनिया के शोर शराबे, ट्रैफिक और ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच आना ही है ना, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। बहुत बड़ा मतलब है इसका। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम लोग जहां इस वक्त मौजूद हैं, जिन जिम्मेदारियों, लोन्स, करियर के दबाव और पारिवारिक झमेलों के बोझ तले हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि काश कहीं दूर पहाड़ों में चले जाएं हम। हाँ, क्या पता वही हमारी तपस्या की असली जगह हो। क्या हमारी रोजमर्रा की यही थका देने वाली परेशानियां ही हमारा अपना कैलाश बन सकती हैं? ये नजरिए की ही तो सारी बात है। वही तो, जिन्हें हमें बस एक बोझ मानने की जगह अपना ईगो तोड़ने वाले एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है शायद। एक ऐसा कैलाश जहां पहुंचने के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ता, बस अपनी आंखों पर चढ़ा फिल्टर बदलना पड़ता है। एकदम सही कहा आपने, बस अपना फिल्टर बदलना है। सोचकर देखिएगा इस बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।